ठेठ देसी लहजे में कहें तो सहालक का वक्त है, तो घर परिवार और दोस्तों की शादी के लिए हम भी ऐसी ही एक शादी में शरीक होने के लिए बनारस आए थे, वाराणसी, जिसके कई परिचय हैं। सबसे प्राचीन नगर और सबसे आधुनिक नगर की कोशिश भी करता। चिंतन का शहर, उससे ज्यादा अवलोकन का शहर, काशी विश्वनाथ का शहर। और इसी शहर से फिर से दावेदारी तय हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मीटिंग हुई। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया। इस लाइव में हम उस सूची की खासियत के बारे में बात करेंगे। पहला नाम जिसका अनाउंसमेंट हुआ वो है वाराणसी से नरेंद्र मोदी का नाम। अभी भी लेकिन पार्टी हलकों में ये चर्चा चल रही है कि क्या 2014 की तर्ज पर दक्षिण भारत की एक सीट से भी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रणनीतिकार बीजेपी की ये कह रहे हैं कि इस बार बहुत जोर दक्षिण। अगर हम असम की बात करें तो उस लिस्ट में खासियत यही है कि जो सर्बानंद सोनोवाल मंत्री हैं डिब्रूगढ़ से, उनको रिपीट किया गया है। बाकी अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको हिमंता और संगठन का स्पष्ट प्रभाव दिखेगा। छत्तीसगढ़ की लिस्ट खासी दिलचस्प है। बृजमोहन अग्रवाल लंबे समय तक खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते रहे। हाल में बनी विष्णुदेव साय सरकार में रायपुर से सबसे बड़े मार्जिन से प्रदेश में चुनाव जीतकर शिक्षा मंत्री बने, लेकिन अब उन्हें दिल्ली का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी एक ओल्ड गार्ड रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया और दूसरे ओल्ड गार्ड को कह दिया गया कि अब आप रायपुर से निर्वाचित होकर दिल्ली जाइए। रमन सिंह के बेटे जो राजनांदगांव से सांसद हुआ करते थे, 19 में उनका टिकट कटा था, संतोष पांडे को टिकट मिला था, वो रिपीट हुआ है। एक और हैं सरोज पांडे, जो दुर्ग से परंपरागत रूप से लड़ी और जीती, पर 14 में हार गई थी, 19 में टिकट नहीं मिला। राज्यसभा संगठन की राजनीति राजनाथ सिंह के दौर में खासी प्रभावी रही। उन्हें कोरबा की सीट से टिकट दिया गया है। दर्शक याद रखें, कोरबा और बस्तर ये दो सीटें थीं जो भाजपा 2019 में हारी थी। इसके अलावा सीट में विजय बघेल को रिपीट किया गया है। दुर्ग की सीट से विजय बघेल वही है जिन्होंने पाटन की सीट पर उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चैलेंज किया था। इसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से बहुत दिलचस्प है। सात में पांच सीटों पे नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। पश्चिमी दिल्ली से साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट काट दिया गया है। ये दिल्ली की पहली सुर्खी है। दूसरी सुर्खी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, जो पेशे से वकील हैं, उनका पॉलिटिकल डेब्यू दुरुस्त ढंग से संगठन के जो प्रकोष्ठ हैं उनसे इतर हो गया है। और बांसुरी स्वराज को जब टिकट दिया भी गया तो एक मंत्री का टिकट काट कर मीनाक्षी लेखी, जो एक और वकील है, उनका टिकट काट कर दिया गया। मीनाक्षी लेखी भी लेगेसी पॉलिटिक्स से आती है। उनके पिता भी बीजेपी के प्रभावी नेता रहे हैं दिल्ली के स्तर पर। हालांकि कई लोगों ने कहा कि मीनाक्षी लेखी को और कहीं समायोजित किया जा सकता है। तीसरी चीज, रमेश बिधूड़ी, तेज तर्रार तेवर, लोकसभा में दानिश को उन्होंने जो कहा, दानिश ही नाम है ना अभिनव उनका, जिनको जो बसपा में जी, आए थे दानिश अली। देवेगौड़ा कोटे से, जी, उनको कहा था। तो आप गौर करेंगे कई जो बयानवीर हैं उनके टिकट या तो कटे हैं या घोषित नहीं हुए हैं, जिसमें दो नाम तो हमने आपको दिल्ली के बता दिए। दक्षिणी दिल्ली से रामधीर विधूड़ी आ गए हैं, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत आ गई हैं। तो बीजेपी ने दिल्ली के अपने उस इक्वेशन का ख्याल रखा है। एक गुर्जर लड़ाएंगे, दक्षिणी दिल्ली से लड़ाया। एक जाट लड़ाएंगे, पश्चिमी दिल्ली से लड़ाया। एक बनिया लड़ाएंगे तो वो चांदनी चौक से लाया, यहाँ पर भी पूर्व मंत्री हर्षवर्धन का टिकट कटा है। एक पूर्वांचली कोटे से टिकट रहता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, तो मनोज तिवारी। ये भी दर्शक गौर करें कि जो आज दिल्ली में 5 टिकट अनाउंस हुए हैं उसमें इकलौता जो अभी रिपीट हुआ है वो मनोज तिवारी का है। गौतम गंभीर पहले ही इनकार कर चुके हैं और हंसराज हंस के टिकट पर भी पर्याप्त संकट है। श्रीपद यशो नाइक मंत्री हैं उत्तरी गोवा से, उनका टिकट रिपीट हुआ है। अब गुजरात की सूची देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम जाहिर सी बात है सरकार में नंबर 2 गांधीनगर से अमित शाह का नाम है, रिपीट किया गया है। एक और मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पाटीदार समाज के सौराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उन्हें राजकोट की सीट से टिकट दिया गया है। कई नाम चल रहे थे, किसी ने कहा जूनागढ़, किसी ने कहा अमरेली,
पर राजकोट, और ये राजकोट बीजेपी का इतना बड़ा गढ़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजकोट की ही एक विधानसभा से चुनाव जीतकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री काल के शुरुआती दौर में। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया का, जो पोरबंदर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, और जामनगर से पूनमबेन माडम का नाम है। इसके बाद अगर हम बात करें CR पाटिल, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है। सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वाले, लोकसभा के डेटा को सबसे व्यवस्थित रखने वाले, ऐसे कई जिक्र किए जाते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कई लोगों ने कहा कि यदि जन्म के मूल से महाराष्ट्रियन नहीं होते तो मुख्यमंत्री पद के भी सबसे बड़े दावेदार यही होते। बहुत विश्वस्त हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के। नवसारी से उनका टिकट रिपीट हुआ है। जम्मू कश्मीर से मंत्री आते हैं, उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सियासी सुर्खियों में आए थे जब जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर अब्दुल्ला सरकार के जमाने में आंदोलन हुआ था, तब इन्होंने लीड किया था। बाद में सांसदी मिली, इनका टिकट रिपीट हुआ है। और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा का। झारखंड से गोड्डा से आते हैं चर्चित सांसद निशिकांत दुबे, उनका टिकट रिपीट हुआ है। रांची से संजय सेठ को दिया गया है। सिंहभूम से गीता कोड़ा को, खूंटी से जी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है। अर्जुन मुंडा, ये भी एक मंत्री है, इनका टिकट रिपीट हुआ है। हजारीबाग एक दिलचस्प एंट्री है। पहले यहाँ से लड़ते रहे यशवंत सिन्हा, फिर जयंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा कितने बागी रहे सबने देखा। जयंत सिन्हा ने खुद को अपनी ग्लोबल क्लाइमेट वाली जरूरतों प्रतिबद्धताओं के प्रति प्रकट करते हुए खुद ही कल ही संकेत दे दिया था उन्होंने और गौतम गंभीर ने, और यहाँ पे पार्टी ने मनीष जायसवाल का नाम घोषित किया है। इसके बाद केरल की सूची में बात करें तो कुछ दिलचस्प नाम है। त्रिशूर से सुरेश गोपी का, मशहूर एक्टर है। पिछले दिनों इनके परिवार की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे। AK एंटनी के बेटे पतनथिट्टा से अनिल के एंटनी हैं, ये एक महत्वपूर्ण नाम है। मोदी सरकार में मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कर्नाटक की, खासतौर पे बेंगलोर की किसी सीट से इच्छुक थे, लेकिन उनको तिरुवनंतपुरम में ताल ठोकने को कहा गया है शशि थरूर के खिलाफ। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से दो सुर्खियां हैं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। बार बार ये बात हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनको बुधनी और राज्य की राजनीति में महदूद नहीं रखा जाएगा। तो ये एक किस्म का चक्र पूरा हुआ है जिसमें दिल्ली की राजनीति करने वाले कई नेताओं को वापस भोपाल भेजा गया, जैसे नरेंद्र तोमर, जैसे प्रहलाद पटेल, और मध्य प्रदेश की भोपाल की राजनीति करने वालों को विदिशा। चर्चा चल रही थी कि पार्टी पहले ज्यादा इच्छुक थी कि वो भोपाल से लड़े शिवराज, लेकिन शिवराज को उनकी पसंद की सीट, केक वॉक सीट जिसे कहा जाता है, विदिशा, जहां से सुषमा स्वराज जी भी सांसद रही हैं, वहां से नामांकित किया गया है। और पार्टी के पुराने और वफादार आलोक शर्मा, उन्हें टिकट दिया गया है भोपाल की सीट से। जी, आलोक शर्मा मेयर रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे। जी। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्हें अपनी पुरानी गुना सीट से टिकट दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा दावेदार थे, लेकिन हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो सौरभ जी के लगता है फोन पे कोई फोन आ गया है और इस वजह से उनकी आपकी आवाज आ रही है? सौरभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आपको लीव करके जोड़ना होगा, तब तक मैं ऐड करता हूं इसमें। जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है उसमें सबसे दिलचस्प चीज क्या है कि 195 में से 102 जो नाम घोषित किए गए हैं वो जातीय समीकरण का बड़ा बढ़िया ख्याल रखा गया है। ओबीसी 57 ओबीसी को टिकट दिया है। एससी समुदाय से आने वाले 27 लोगों को टिकट दिया है। एसटी समुदाय से आने वाले 18 लोगों को टिकट दिया है। इसमें 28 महिलाएं हैं और 47 युवा हैं। अब जो बारी बारी से बातचीत सौरभ जी बता रहे थे, सबसे मजेदार और सबसे जहां पे सबसे ज्यादा रोचक रहती है और संख्या जहां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में कई सांसदों की दुखदुखी बढ़ी होगी और कई, क्या मैं कहूं तो सीधे सीधे आप मान लीजिए 29 सांसदों की सांसें अटकी हैं, क्योंकि 51 सांसद वो दे दिए गए जिनको टिकट देना था। और इसमें एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि जो चर्चा चल रही थी बहुत दिनों से कि कई सारे टिकट कटेंगे, 30%, 33%, कम से कम उत्तर प्रदेश के क्रम में ये नहीं दिखा, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ में ये दिखा। छत्तीसगढ़ में 8 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, सिर्फ 2 सांसद रिपीट हुए। 10 सांसद छत्तीसगढ़ से जीत कर आए थे, उसमें से 8 सांसदों के टिकट कटे हैं, सिर्फ 2 ही सांसद जुड़ पाए हैं।
सौरभ जी वापस आएंगे तो मैं उनसे उत्तर प्रदेश पे बड़ा कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जिससे आपको बड़ी जानकारी मिलेगी। उनके पास कुछ अंदर की जानकारियां हैं भी, आज उनकी कई सारी फोन पे बातचीत हो रही थी। मैं भी उनके साथ ही बनारस में ही हूँ, और यहीं पे हम एक शादी में शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तो लेकिन अब खबर लिस्ट आ गई, तो फिर लिस्ट की प्राथमिकता जाकि पत्रकार जीवन में आपके लिए खबरों की पहली जरूरत होती है कि सौरभ जी वापस आ रहे हैं। तो पूरा चीख सौरभ जी चीख में चीख 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 के सौरभ जी के बच्चे चीख चीख के सबको स्कीम बता दो कि शादी में आए हुए और बीच शादी छोड़ के सबको दूल्हा दुल्हन को बोल के कि रुको जरा, अभी आ गई है हाँ, एक बड़ी लिस्ट। बहरहाल आप एक उसको पहले ये कंप्लीट कर दिए। जी, हम मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से एक बड़ा नाम है। फग्गन सिंह कुलस्ते को रिपीट किया गया मंडला से, ये भी एक महत्वपूर्ण है। बाकी ज्यादातर नाम रिपीट हुए हैं। मंदसौर से सुधीर गुप्ता हो, जबलपुर से राकेश सिंह का टिकट को जब भोपाल समायोजित किया गया था तो यहाँ से आशीष दुबे का नाम आया है। रीवा में जनार्दन मिश्र, सीधी में टिकट चेंज हुआ है, राजेश मिश्र का नाम आया है। दमोह से राहुल लोधी को लाया गया है, ये एक दिलचस्प चेंज है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक मंत्रिपरिषद से हैं, उनको रिपीट किया गया है। राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल मंत्री हैं, उनको रिपीट किया गया है। सीकर से एक महत्वपूर्ण नाम है ये सुमेधानंद सरस्वती का। भूपेंद्र यादव, दफ्तर खुल रहा था महेंद्रगढ़ हरियाणा में, चर्चा वहां की चल रही थी, रिलेटिवली सेफ सीट मानी गई अलवर, ये भी अहिरवाल इलाके की महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से बालकनाथ थे अभी सांसद, वो विधायक हो गए। भूपेंद्र यादव को, ये एक महत्वपूर्ण मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार के, वहां से टिकट दिया गया। नागौर विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी ज्योति मिर्धा को जिस प्रॉमिस के साथ लाया गया था कि वी विल टेक केयर ऑफ यू, उसका ख्याल रखा गया है और ज्योति मिर्धा को नागौर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। राजस्थान के जानकार जानते हैं मिर्धा परिवार, तीसरी चौथी पीढ़ी, लंबा इतिहास। पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी और कोटा से ओम बिड़ला, एक लोकसभा के अध्यक्ष, बाकी मंत्री, इन सब के नाम रिपीट हुए हैं। झालावाड़ बारन से दुष्यंत सिंह, वसुंधरा के बेटे का टिकट भी रिपीट किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। करीमनगर से जुझारू नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बंडी संजय कुमार को टिकट दिया गया। निजामाबाद से पिछली बार जाइंट किलर रहे केसीआर की बेटी को हराने वाले अरविंद धर्मापुरी को टिकट दिया गया है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जी किशन रेड्डी को सिकंदराबाद से टिकट दिया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। इटला राजेंद्र को मलकाजगिरी से दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। विप्लव देव, पूर्व मुख्यमंत्री, त्रिपुरा पश्चिम से उन्हें टिकट दिया गया है। उत्तराखंड की 3 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है। टेहरी गढ़वाल की सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनका टिकट बरकरार रखा गया है। राज परिवार से आती है टेहरी के, उम्र दराज हैं, कहा जा रहा था कि यदि पार्टी, और ये हर राज्य में कई सीटों के लिए कहा जा रहा था कि अगर पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के मूड में जाती है, जैसे गुजरात विधानसभा में गई, तो ये सारे जी, जो 65 प्लस हैं ये पर्याप्त चिंता कर सकते हैं अपने टिकट की। अल्मोड़ा से भी टिकट रिपीट हुआ है अजय टमटा का, और नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट का। यूपी हमारा और अभिनव का होम स्टेट, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को रिपीट किया गया है। बागपत से टिकट नहीं दिया गया है क्योंकि आरएलडी के साथ वो। अमरोहा से मलूक नागर भी इच्छुक थे, लेकिन कंवर सिंह तंवर, ये एक टर्म होता है बाहुबली, एक टर्म होता है धनबली। कंवर नहीं, सिंह तंवर मलूक को, रागर बिजनौर से इच्छुक है। हाँ मलूक, हाँ नहीं नहीं, वो बिजनौर से भी इच्छुक है। और अच्छा। बात ये चल रही कि अगर आरएलडी में जाती है तो हम अमरोहा से भी हाँ, इच्छुक हैं। इच्छाएं कई लोकसभाओं में पसरी होती हैं अभिनव जी। हाँ। तो खैर, संजीव बालियान का टिकट हुआ है। रामपुर से घनश्याम लोधी का टिकट, ये महत्वपूर्ण है। अमरोहा से कंवर तंवर। महेश शर्मा के टिकट को लेकर खतरा बताया जा रहा था, उन्होंने अपना टिकट बचा लिया है, संघ का आशीर्वाद। गाजियाबाद से टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। क्या जनरल वीके सिंह अब महामहिम की राह देखेंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे? मथुरा से कई नाम चल रहे थे, आरएलडी भी अपना चक्का फेंक रही थी, लेकिन हेमा मालिनी का नाम रिपीट किया गया है। मंत्रिपरिषद में है एसपी सिंह बघेल, आगरा की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट, वहां से उनका नाम रिपीट। फतेहपुर से राजकुमार चाहर, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया को एटा से रिपीट किया गया है। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, पीलीभीत से नाम अनाउंस नहीं हुआ है, हालांकि कई लोगों ने कहा है कि अंततः वरुण गांधी पहुंचे, बैठे, सुलेमान मनव्वल, सफाइयां सब हुई, और हो सकता है कि आगे पीलीभीत में उनका नाम हो जाए। हालांकि सुल्तानपुर को लेकर ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कहा यह भी गया कि वो
अखिलेश यादव से भी मिले, अलग निशान, अलग झंडे, निर्दलीय की भी बातें हुई, लेकिन अंततः राजनीतिक तापमान को ठीक-ठीक मापा गया है। धौरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, ये सब रिपीट वाले नाम हैं। दिलचस्प उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, ये सब रिपीट नाम है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, ये भी मंत्री हैं रिपीट। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्त, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से रामशंकर कठेरिया, सुरक्षित सीट है। कन्नौज से सुब्रत पाठक, रिपीट है ये सब नाम। अकबरपुर, ये कानपुर देहात की सीट है, यहाँ से देवेंद्र भोले को रिपीट किया गया है। जालौन उरई, हमारी जो गृह जनपद की सीट है, यहाँ से भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को रिपीट किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। भानु प्रताप वर्मा मंत्री भी है नरेंद्र मोदी सरकार में। झांसी से अनुराग शर्मा को रिपीट किया गया है। हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल को रिपीट किया गया है। ये सब 2019 में अनुराग शर्मा को टिकट मिला था। बांदा से आर.के. सिंह पटेल, ये दूसरी पार्टी से लाए गए थे, पहले विधायक लड़वाए गए, फिर सांसद, इनका टिकट, यानी बुंदेलखंड के चारों टिकट यूपी के रिपीट किए गए। और बुंदेलखंड की ही एक नेता हमीरपुर की जो है निरंजन ज्योति, जो विधायक रही और फिर फतेहपुर से सांसद, उनका टिकट भी रिपीट हुआ है। फैजाबाद से लल्लू सिंह को एक बार फिर टिकट दिया गया है। पीढ़ी परिवर्तन नहीं किया गया है, ये सारे 65 प्लस 70 प्लस के नेता हैं। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे हाल ही में बसपा छोड़ के आए थे। श्रावस्ती से एक महत्वपूर्ण नाम है नृपेंद्र मिश्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत विश्वस्त नौकरशाह रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि का जो न्यास बोर्ड बना उसमें रहे। उनके बेटे साकेत मिश्र पहले एमएलसी रहे और अब उनको श्रावस्ती की सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया। वही सीट है जहां से ददन मिश्रा भी चुनाव जीत चुके हैं। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह का टिकट अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट अनाउंस नहीं किया गया है। जगदंबिका पाल बहुत दिनों से डामाडोल चल रहे थे, डुमरियागंज से उनको टिकट मिल गया है। हरीश द्विवेदी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के लिए इनका नाम चला था, बस्ती से टिकट रिपीट कर दिया गया है। निषाद पार्टी के प्रवीण कुमार निषद को संत कबीर नगर से रिपीट कर दिया गया है। महाराजगंज से भी पंकज चौधरी का नाम फिर से घोषित कर दिया गया। गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय दुबे, ये सब रिपीट के नाम है। बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर को टिकट मिला है, इसको पार्टी ने अलग से हाईलाइट किया है। आजमगढ़ से सिटिंग एमपी है निरहुआ, हालांकि उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि गुड्डू जमाली अब सपा में आ गए हैं। कृपा शंकर सिंह, ये एक महत्वपूर्ण नाम है जौनपुर से, जो मुंबई की राजनीति से, मुंबई में पूर्वांचलियों की या उत्तर प्रदेश वालों की राजनीति से परिचित हैं, वो इस नाम से वाकिफ होंगे। दर्शक याद रखें, एक बड़े चर्चित आईएएस हैं जो सोशल मीडिया पे अपने आप को ज्यादा चर्चित रखते हैं। बसें सोशल मीडिया चलवा पे रहे लिखा, थे। बसें चलवा रहे थे। अभिषेक सिंह जौनपुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट के लिए कंसीडर नहीं किया गया। महेंद्र पांडे का टिकट, पिछली बार बड़ी मुश्किल ढंग से चुनाव जीते थे, खूब कहानियां चलती हैं, उनको चंदौली से टिकट मिल गया, यानी यहाँ भी पीढ़ी परिवर्तन नहीं है। बंगाल में निशीथ प्रमाणिक को फिर से कूच बिहार से टिकट, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बेलूर घाट से टिकट, श्री रूपा मित्रा चौधरी को मालदा दक्षिण से टिकट, शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट, जादवपुर से अनिर्बान गांगुली को टिकट दिया गया। इनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन से जुड़े हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं, यंग है रिलेटिवली, भविष्य की बंगाल की लीडरशिप। हुगली से जुझारू सांसद लॉकेट चटर्जी का टिकट रिपीट किया गया है। कांती से सोमेंदु अधिकारी का टिकट, शुभेंदु अधिकारी का आप नाम सुनते रहते हैं, आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और सौमित्र खान को बिष्णुपुर से टिकट मिला है। आसनसोल से पवन सिंह है। ये अभी तक की लिस्ट के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। संकेत स्पष्ट है, जिन सांसदों के ऊपर कोई बड़े आरोप नहीं लगे हैं वहां उम्र के पैमाने को नहीं दिया गया। एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। बीजेपी में पहली बार ऐसा हुआ है, जानकार बता रहे हैं, कि चुनाव की अधिसूचना से पहले इतनी बड़ी लिस्ट रिलीज कर दी गई है। दूसरी चीज, जो गणेश परिक्रमा चल रही थी लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर, उसको बंद कर दिया गया है। और इस बीजेपी में येन क्रेन प्रकरण ऐसा नहीं होता है कि नाम घोषित होने के बाद सिंबल किसी और को दे दिया जाए। तो सबको कह दिया गया अब अपने अपने आप इलाके में रहिए, टिकट घोषित है, मेहनत करिए। जिन सीटों पर नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जैसे कानपुर नगर की सीट, जैसे इलाहाबाद, बलिया की फूलपुर, सीट, जैसे इलाहाबाद की पीलीभीत। सीट, फूलपुर की सीट, बिहार एक भी सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, वहां पे धुकधुकी बढ़ी हुई है। और आप गौर करिए, बिहार में मंत्रियों की सीटों पर भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। राजस्थान की कई महत्वपूर्ण सीटें अभी छोड़ी गई हैं। पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे अभी सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नहीं ये हुआ।
गौरतलब है। सर इस इसके पूरी अलावा आप लिस्ट के देखेंगे बाद मेरे आंध्र प्रदेश एक को, दो एक सेकेंड अभिनव, आंध्र प्रदेश को भी ओपन रखा गया है, कर्नाटक को अभी ओपन रखा गया है। तो ये बड़े दिलचस्प डायमेंशन है। उड़ीसा को लेकर भी अभी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। धर्मेंद्र प्रधान की सीट का आज अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि किस सीट से अभी वो चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पे भी अभी व्यू रचना चल रही है। अभिनव, ओवर टू यू। मेरा एक दो सवाल आपसे लिस्ट में देख रहा हूँ तो हर जगह से कुछ ना कुछ सवाल उपज रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से टिकट काट दिया गया, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया और प्रवेश वर्मा का टिकट कटा, उधर रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा और इधर भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा। तो क्या सर ये मैसेज है कि आप जो है ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा टीवी पे आने की कोशिश करेंगे, ज्यादा खबरों में बने रहने की कोशिश करेंगे तो पार्टी आपको अपने हिसाब से निपटेगी? पिछले दिनों संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी मुंबई में। जी। इसमें संघ के कुछ शीर्ष पदाधिकारी थे और इंटेलिजेंसिया और फिल्म बिरादरी के लोग थे। बात ये चली कि साहब फिल्में आती हैं, फलाने संगठन विरोध कर देते हैं, ढिकाने कर देते हैं, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, या इस पे बयान, उस किताब पे बयान। माहौल ऐसे बनाया जाता है कि संघ या भाजपा का समर्थन है। संघ की तरफ से कहा गया कि हमें जब भी कुछ कहना होता है किसी के विरोध में तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो कहा गया कि फिर खंडन करिए। तो कहा गया कि संघ अगर ऐसे खंडन करेगा तो सुबह शाम तक खंडन मंडन ही करता रहेगा। संघ में और बीजेपी में भी इस बात को लेकर चिंता है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करें, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करें, लेकिन हमारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वो नहीं है जो बहुत ही सरतन से जुदा किस्म के संस्कृत शब्दों में बयानों को पोषित करें। हमें जहां शक्ति दिखानी होगी दिखाएंगे, हमें स्टैंड लेना होगा 370 पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, हम लेंगे। एक तो ये मैसेजिंग है। दूसरा, दिल्ली के नेताओं को ये कहा गया है कि आप अगर इतने धुरंधर हैं तो आप जरा विधानसभा चुनाव में अपना कौशल दिखाइए। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ नेताओं को विधानसभा में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पार्टी अगर किसी को 10 साल सांसद रख रही है तो फिर उसके बाद ऐसे ही नहीं छोड़ देगी। पार्टी अपने नेताओं की चिंता करती है। शिवराज को अगर वहां से मुक्त किया गया तो लोकसभा में समाजित फग्गन सिंह कुलस्ते बुरी तरह चुनाव हारे विधानसभा का, लेकिन उनको फिर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। एक तो ये बात है। प्रज्ञा ठाकुर को लेके पहले 6 महीने में ही ये समझ में आ गया था पार्टी को कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तब दिल्ली से कुछ बड़े नेताओं को भोपाल कैंप करना पड़ा था कि प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव निकल जाए, क्योंकि भोपाल काडर में इतना असमंजस, इतनी नाराजगी थी। वो शुरू में ही जिस तरह के इंटरव्यू दे रही थी, इसलिए पार्टी ने इस बार अपने बहुत ही पुराने और एकनिष्ठ स्वयंसेवक को टिकट दिया। तो प्रज्ञा ठाकुर का टिकट तो उनके सांसद बनने के 6 महीने बाद ही कट गया था। अगर एक मन टिकट को से लेके माफ आप नहीं करूंगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ब्रजभूषण वाले मामले में भी वही हो रहा है। देखिए अभी पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की हिदायतों के बाद भी कुश्ती महासंघ के चुनाव में अपना वर्चस्व था और दबदबा, वर्चस्व रहेगा, दबदबा। दबदबा शब्द, हाँ। तो ये बताया जा रहा है कि इस नई भाजपा में आप 15,000 और 10,000 के मनसबदारों की तरह काम नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली कमजोर है तो हम आंखें तरेड़ दें, क्योंकि उनकी निर्भरता है। ठीक है, आप होंगे बड़े नेता, पर अभी आपकी निर्भरता दिल्ली पर है। डिक्टेट का पालन अक्षरशः करना पड़ेगा। कीर्तिवर्धन सिंह का टिकट अनाउंस हो गया, ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा अभी भविष्य में नहीं पता, लेकिन एक मैसेज दे दिया गया है, हिदायत दे दी गई है। जो हरिद्वार के घाटों पे लिखा होता है और नहीं लिखा है तो पुतवा देना चाहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ठीक ये है। एक चीज है। आप देखिए, वसुंधरा ने लामबंदी करने की कोशिश की, भजन लाल शर्मा को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बयान आया वसुंधरा का, ये वही वसुंधरा है जिनको नेता प्रतिपक्ष छोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितने जतन करने पड़े। ये वही वसुंधरा है जिनको नितिन गडकरी को भेज के फिर रणनीतिकारों को शांत करना पड़ा। ताव सबके किनारे कर दिए गए हैं। पर जो हेडलाइन, अगर मुझे एक हेडलाइन देनी होगी अभिनव, तो वो ये होगी कि जो चर्चा चल रही थी कि 2024 का वर्ष, चूंकि ये लहर का चुनाव कहा जा रहा है, आश्वस्ति का चुनाव कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा था कि यंग टर्क्स को बड़े पैमाने पर दाखिल किया जाएगा। ऐसा नहीं दिख रहा है। पार्टी ने अपने तमाम बुजुर्ग नेताओं पर, जिनकी छवि दुरुस्त है,
लोकली थोड़ा बहुत असंतोष रहता है। देखिए, विधायकी का चुनाव होगा, विधायक कहेंगे सांसद विरोध कर रहे हैं, सांसदी का चुनाव होगा, सांसद कहेंगे विधायक विरोध कर रहे हैं। अकबरपुर की सीट ले लीजिए, देवेंद्र सिंह भोले राजनाथ सिंह के बड़े खास आदमी हैं, कल्याण सिंह के जमाने से उनकी मुखालफत करते रहे जब राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। विधायक चुनाव लड़ते हैं, प्रतिभा शुक्ला चुनाव लड़ती हैं, राणा अभिजीत सांगा चुनाव लड़ते हैं, कुरील जी चुनाव लड़ती हैं, घाटमपुर, सब कहते हैं साहब सांसदों की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। सांसद चुनाव लड़ते हैं, फिर वो कहते हैं विधायकों की तरफ से। तो जहां एक सीट का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हर जगह है। उरई जालौन सीट से देवेंद्र भानु भोले वर्मा जी ने चुनाव लड़ेंगे। एक एक जी, एक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देवेंद्र भोले जी ने कल बयान दिया था कि टिकट तो मेरी जेब में है। और मतलब वो पहले भी सांसद रहे भाई, मोदी एरा से पहले से सांसद है वो, तो उनका अपना एक वो रसूख नहीं और नहीं वो नहीं, जलवा रहता है। मोदी इरा से पहले सांसद नहीं, विधायक रहे हैं अच्छा। और मंत्री रहे हैं, और उसके बाद कई चुनाव हारे भी हैं। ये हम्म। नरेंद्र मोदी के राजयोग में 2024 में बहुत ऐसे लोगों की भी किस्मत खुली है जो विधायक बनने के लिए तरस रहे थे लंबे रस्ते। हरीश द्विवेदी जी। बस्ती के विधायकी बुरी तरह हारे थे। सतीश गौतम विधायकी का टिकट मांग रहे थे अलीगढ़ से, आज उनके नाम का भी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। उनकी बगल की फतेहपुर सीकरी सीट अनाउंस कर दी गई है, आगरा सीट अनाउंस कर दी गई है, बुलंदशहर की सीट अनाउंस कर दी गई है, एटा की सीट अनाउंस कर दी गई है। कल्याण सिंह का परिवार भले ही एटा चुनाव लड़ने चला गया हो, लेकिन संदीप सिंह आज भी अतरौली से लड़ते हैं और उनकी अलीगढ़ में बड़ी दिलचस्पी रहती है, ठीक है जी। ना। तो उनके बगल में तो मथुरा सीट अनाउंस कर दी गई है। तो जी। ये बड़ा अभी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो प्रतिबद्ध ओल्ड गार्ड को 5 साल की और रियायत दी गई है, यंग टर्क्स को कहा गया है कि पीढ़ी परिवर्तन में अभी समय है। लेकिन जो आप देखिए मोदी सरकार, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में जिन तमाम अपनी उपलब्धियों पे बात करी, उसमें एक होगा महिला आरक्षण बिल। अब जी। उनको चिंता है कि जब बड़े पैमाने पे परिसीमन भी होगा, महिलाएं भी आएंगी, तो महिला नेतृत्व, अब उस महिला नेतृत्व के लिए स्मृति ईरानी है, उस महिला नेतृत्व के लिए बांसुरी स्वराज हैं, ऐसे नेताओं को आगे लाया जा रहा है जो माइक के 28 सामने दक्ष 28 हों। महिलाओं को टिकट दिया है, 195 की लिस्ट में 28 महिलाओं का नाम है। बिल्कुल। और मैं बता दूं, लेटरल एंट्री वाले अभी कई नामों का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी की दूसरी और तीसरी लिस्ट में आपको लेटरल एंट्री वाले वो नाम खूब दिखेंगे। यूपी से भी कुछ एक नाम है, बिहार से वो नाम है, मध्य राजस्थान की भी कुछ एक सीटों से नाम है। देखिए, और जो रिलेटिवली बड़ी सेफ सीटें वाली, जैसे जयपुर की सीट सेफ सीट है बीजेपी के जी। लिए, नाम का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी कई सीटें हैं जिनमें नाम का उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, टिकट कटने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो निखिल, मैं आऊंगा निखिल एमपी बस पे। एक लास्ट बात कहूंगा, अभिनव जी, टिकट कटने की आशंका होती है, टिकट मिलने की संभावना होती गुंजाइश है, है। संभावना ओवर टू होती है। यू यंग टर्क्स, यहाँ पर पीढ़ी परिवर्तन एक लगातार एक होता है। एक सवाल का और जवाब देते जाइए सौरभ जी। जी नहीं, निखिल, एक सवाल मेरा एक और है। केरल में एक नाम है मुझे मल्लापुरम में दिख रहा है, अब्दुल सलाम। तो ये मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये आखिरी बार कब हुआ था और कहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया था? ये एक नया 2014 परिवर्तन में दिख रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी को, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा गया था और शायद उन्होंने इनकार किया था, तब टिकट वहां पे बदला था। मेरे ख्याल से नेपाल सिंह को या किसी को टिकट दिया गया था। मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी लगातार टिकट देती रही है, शाहनवाज हुसैन को भी टिकट देती रही है, शाहनवाज ये हुसैन दोनों। को भी टिकट दिया जा रहा था बिहार में हाँ विधानसभा चुनाव में हाँ लंबे समय तक। हाँ, नहीं नहीं, और लोकसभा में भी अटल आडवाणी अलग बात है। अब शाहनवाज हुसैन किस्मत खराब रही कि 14 में लहर थी, लेकिन तब वो नहीं जीत पाए और फिर वो जेडीयू कोटे में चली गई सीट, वो वाला मामला रहा, ठीक है। तो पर केरल से देखिए, बीजेपी में बात अब ये होती है कि हम -20 से गिनती क्यों शुरू करें, ठीक है। बात होती थी कि हम -60 से गिनती, -40 से क्यों शुरू करें। तो किसी ने पूछा, तो बोले साहब, हम जब बैठते हैं मेज पे, यूपी के केस में मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि यादव हमको वोट नहीं करेगा, मान लेते हैं कि जाटव हमको वोट नहीं करेगा, मान लेते हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं करेगा, और फिर हम व्यू रचना शुरू करते हैं। क्यों मान लें हम ये? क्या अखिलेश यादव, ये जो बीजेपी का तर्क है कि क्या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं बनने जा रहे हैं। पिछड़ा पॉलिटिक्स वो करते हैं, नरेंद्र मोदी पिछड़ा समाज से आते हैं। मोहन यादव की आप सक्रियता देखिए, उनका यूपी में पहला दौरा कहां होता है? आजमगढ़ में होता है। आजमगढ़। वो आपको मथुरा में दिखाई देंगे, वो आपको
इटावा में दिखाई देंगे, जो यादव बेल्ट है वो आपको मैनपुरी में दिखाई देंगे, ठीक है, वो आपको पूर्वांचल की बेल्ट में दिखाई देंगे। पहली चीज, जाटो समाज को लेके बेबी रानी मौर्य को आपने राज्यपाल बनाया था, विधायकी लड़वाई। असीम अरुण को आईपीएस से इस्तीफा दिलवा के लड़वाया। जनक राम जी इनके बड़े नेता हैं, उनको आपने लड़वाया। तो वो ये नहीं मान रहे हैं कि हम माइनस यादव माइनस जाटो पॉलिटिक्स करेंगे, उनको है कि हमको ये भी वोट चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखिए इतने बयान आते हैं, अखिलेश सरकार की इतनी आलोचना अभी भी की जाती है। एक बार भी आपने बीजेपी के किसी बड़े नेता के मुंह से मायावती सरकार की आलोचना सुनी है? विधानसभा में इतनी बहस होती है। आप कह सकते हैं कि रसड़ा से उमाशंकर सिंह ही बैठे हैं, जब बैठे ही नहीं है तो क्या आलोचना हो, क्योंकि उनको ये 2 वोट लेना है। अब आता है मुस्लिम समाज का वोट। मुस्लिम समाज को लेके बीजेपी ने सबसे पहले 80s के दशक में कॉस्मिक किस्म की कोशिशें की थी। गांधीवादी समाजवाद, जस्टिस छागला को मंच पे बिठाया गया पहले अधिवेशन में। सिकंदर बख्त जैसे नेता जिनका बड़ा प्रखर विरोध जी रहता था 50-60s में दिल्ली की पॉलिटिक्स में, आप उनको लेकर आए, पर वो मॉडरेट पेस चल नहीं पाया और अंततः पालमपुर के अधिवेशन के बाद आप राम जन्मभूमि के मूवमेंट पर सवार हुए। And Saurabh, 2004 में I जब would अटल like to बिहारी, add one thing here. सौरभ, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। केरल जिसकी बात अभिनव कर रहे हैं, केरल थोड़ा सा बीजेपी के लिए अभी एक बहुत नेसेंट ग्राउंड है, जहां पे वो मैं तमाम उसी पे आ किस्म रहा के हूं जी, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं सिद्धांत। 2004 में पुराने दर्शकों को याद होगा, अटल हिमायत कमेटी एक बनाई गई थी। जी देश के कई नामचीन मुस्लिम उसमें शायर भी थे, एकेडमिक्स भी थे, बस में सवार होके कि नहीं साहब, मतलब ये चूंकि जब ये बार बार प्री पोल सर्वे तब हुआ करते थे, एग्जिट पोल सर्वे भी खूब होते थे, फिर साहब एनडीए वापस आ रही है, तो हर जमात रूलिंग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। साहब हम कब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे, हम कब तक, है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर जवानी करेंगे। कुर्बान। तो अटल हिमायत कमेटी बनी, पर ये कॉस्मिक किस्म की कोशिशें थी। बीजेपी बहुत मुतमईन रहती है कि खुल के कोई कुछ ना कहे, लेकिन हमने ट्रिपल तलाक पे बैन किया है, तो अगर हमें मुस्लिम समाज की 5% महिलाओं का भी वोट मिल रहा है, आई रिपीट, मुस्लिम समाज की अगर 100 महिलाएं वोट डाली, उसमें 5 भी मिल रहा है, तो ये हमारे जीरो में जुड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से उनका कहना है कि हम अगर पसमानदा की बात करें, सब कर रहे हैं। अब मैं आता हूं केरल पर। देखिए 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का जो परंपरागत नैरेटिव है, दलित लीडरशिप लाइए, समरस समाज, एक गांव एक शमशान, एक कुआं एक मंदिर, ये आप अपने सनातन के नैरेटिव में, सोशल जस्टिस के नैरेटिव में फिट कर लेते हैं कि दलित समाज भी हमारा, पिछड़ा समाज भी हमारा, समन समाज भी हमारा, एक बृहद हिंदू आइडेंटिटी, समावेशी आइडेंटिटी। उन राज्यों में क्या करेंगे जहां पे इससे इतर है अरिथमेटिक, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे गोवा, जी जैसे केरला, जैसे नागालैंड, जैसे मणिपुर, ठीक है, या पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य, वहां पे आप जो 2 वॉरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें अपना फेवरेट चुनते हैं। केरल में आप देखेंगे एक बड़ी ईसाई लॉबी है और एक बड़ी मुस्लिम लॉबी है, दोनों में। देखिए एक तरफ केरल बहुत पढ़ा लिखा है, साक्षरता के मामले में, पब्लिक हेल्थ के मामले में देश सामने उदाहरण है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का जो इम्पैक्ट है इलेक्टोरल कॉलेज पे, वो बहुत कमाल का है। इसीलिए प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कॉमरेड मुख्यमंत्री हो, सबको चर्चेस से और अलग अलग इस्लामिक सेक्ट से बहुत बना के रखना पड़ता है, ठीक है। जी बीजेपी ने ये कॉम्बिनेशन मनोहर पर्रिकर जैसे एक लिबरल फेस को आगे करके गोवा में सफलतापूर्वक किया। आप सोचिए एक हिंदूवादी पार्टी अगर ईसाइयों के एक ठीक ठाक संख्या का वोट, क्योंकि लोग विपक्षी तो भूलने नहीं देते ना, वो ग्राहम स्टेन्स की हत्या याद दिलाते हैं, मिशनरीज की, वो उड़ीसा के प्रकरण कहां भूलने देते हैं, वो अरुण शौरी की किताब लहराते हैं, वो छत्तीसगढ़ के उदाहरण देते हैं। पर बीजेपी इस नैरेटिव को काउंटर करना चाहती है, जो वो गोवा में कर पाई, ठीक है। केरल में बीजेपी को लग रहा है कि हम जो मुस्लिम्स में भी अलग अलग सेक्ट हैं, कुछ सेक्ट को रीच आउट कर सकते हैं। जैसे असम में हिमंता के अगर आप बयानों को गौर से पढ़ें, उनकी मुखालफत मुस्लिम से ज्यादा होती है मियां मुस्लिम को लेके, बंगाली जो माइग्रेट हुए हैं मुस्लिम्स उनको लेके। इसीलिए वो बार बार कहते हैं, राहुल गांधी को भी लक्ष्य करते हैं कि आप देखिए कहाँ ये अपनी यात्रा को ले गए, कहाँ पे इन्होंने भीड़ जुटाई। जिसपे निखिल से आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि निखिल लगातार ऑब्जर्व असम करते हैं, का। असम की पॉलिटिक्स दौरा कर रहे हैं, वो आपको बता पाएंगे। केरल में भी ये चीज हो रही है, ठीक है। एंटनी के बेटे को लाना, ये मैसेज है कि वी हैव स्पेस फॉर ऑल काइंड ऑफ लीडरशिप।
बीजेपी के रणनीतिकार दरअसल अब जब बैठते हैं तो एक फौरी चिंता तो होती है राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कि 2024, 2029, 2047 को लेके वो बड़े फिक्रमंद हैं। 2047 की वो चिंता करते हैं कि जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, पार्टी की किस कदर हेजमनी होगी, विचारधारा का किस कदर डोमिनेंस होगा। जो हम लोग पार्टी स्टेट टर्म यूज करते हैं कि जैसे गुजरात है, एक किस्म की कंटिन्यूटी बिल्ड कर दी गई है, जिसमें लोग फिर प्रत्याशी को ज्यादा नहीं देखते, पूरे बदल दिए उनने। उनका अरे आप देखो ना, अभी कंटिन्यूटी चल रही है, बिजनेस में स्मूथनेस चल रही, सब व्यवस्था बनी हुई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। उस तरह का वो एक सिस्टम चाहते हैं जिसमें कार्डर, आइडियोलॉजी, इंक्लूसिवनेस, थोड़ा बहुत गुरिल्ला वॉरफेयर चाहिए वहां चाहिए, लेकिन एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहे। आप देखिए कांग्रेस पहले 3 चुनाव में 52, 57 और 62 बहुत अलग अलग किस्म की चुनौतियों से जूझती है। 52 में कई सोशलिस्ट लीडर अलग होते हैं, पर उनको ये होता है कि चूंकि हम कंटिन्यू कर रहे थे, नेहरू का चेहरा था। 57 तक आते आते उनकी चिंताएं दूसरी होती है और 62 में नेहरू एक मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंसते हैं। इनफैक्ट जब लोहिया जी फूलपुर से नेहरू जी के खिलाफ पर्चा भरते हैं, तो जहां जहां लोहिया जी ने कैंपेनिंग की वहां नेहरू पिछड़ते हैं उन बूथों पे, और 67 तक आते आते तो पूरी कलई खुल जाती है। तो बीजेपी की चिंता ये है कि हो सकता है एक समय आए जब उनकी नॉर्थ की डोमिनेंस घटे, तो क्या साउथ उसको कंपनसेट करेगा, बिकॉज ये वो बीजेपी नहीं है जो एलाइज पे निर्भर रहना चाहे। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। उनको अपनी डिक्टेट चलानी है, इसलिए वो कहेंगे एनडीए, पर उनको अपने खाते 300 चाहिए, उनको अपने खाते राज्यसभा में चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने खाते राज्यसभा में नहीं हो पाएंगे, उनको थोड़ा सा लॉन्ग रोप नवीन पटनायक को देनी पड़ेगी, थोड़ा सा लॉन्ग रोप उनको देनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को या टीडीपी को। एक बार वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में कंफर्टेबल नंबर पे गए, देन दे विल गो ऑल आउट। अब वो 47 तक कैसी स्थिति होगी, क्या पार्टी डोमिनेंस होगा कि जिसको भी राजनीति करनी इसी अम्ब्रेला के अंदर आके करे, किसको अकोमोडेट करेंगे, कितना नाम का, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत इतना मजबूत लोकतंत्र है। कई लोग कहते हैं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं, हम कभी चीन या रूस जैसा लोकतंत्र नहीं होंगे, ये हमेशा एक वाइब्रेंट लोकतंत्र रहेगा। यहाँ हमेशा आपको डिफेंडर के तौर पे सजग रहना पड़ेगा। बीजेपी को आप दिखता है ना, वो अभी भी ज्वाइन करा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये एक दिलचस्प चीज है। अब आप लोग चर्चा करिए, पर्याप्त ज्ञान हो गया है। शनिवार की शाम को मित्र का ब्याह है और आंखें तरेरी जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल शुक्रिया सौरभ। और आपने जो लैटरल एंट्री वाली बात की थी सौरभ ने, उससे बहुत लोगों के पेट में गुदगुदी हुई होगी कि अभी जो लैटरल एंट्री बाकी है वो किस तरह की लैटरल एंट्री हो सकती है। जैसे हमने मोदी 2.0 में देखा कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन देख करके कुछ लोगों को लिया गया, उसमें अश्विनी वैष्णव थे, उनका नाम बीजेडी राज्यसभा से भेजना उनको चाहती थी, लेकिन उनको रोक करके उड़ीसा फोन करके नहीं ये बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, और बीजेडी ने सपोर्ट करके उनको पहुंचाया। राजीव चंद्रशेखर है, उनको टिकट भी मिल गया है। ये टेक्निकल एंट्री वाले हो गए। और लैटरल एंट्री का दूसरा मतलब क्या ये है कि जो और अभी आकांक्षी हैं बाकी दलों में, उनका आना हो सकता है, या ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पे, जैसे सौरभ एक आयु वाला बता रहे थे, अनुभव वाली चीजें बता रहे थे। हमें ये देखना है कि लैटरल एंट्री किस तरह की होगी और आने वाली लिस्ट में किस तरह के पैटर्न्स सामने आते हैं। सिद्धांत, आप अभी जो इसमें मैं एक चीज देख रहा था निखिल, कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया है पत्रकारों के, कि जिन 29 लोगों के नाम एंटिसिपेटेड थे कि वो पहली लिस्ट में तो कम से कम बीजेपी की होंगे, उन 29 लोगों के नाम अभी तक नहीं आए। 29 लोगों में जो नाम चर्चित है वो मैं बता देता हूँ। वो है वीके सिंह का नाम, वो है मेनका गांधी का नाम, वरुण गांधी का नाम, रीता बहुगुणा जोशी का नाम, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम, राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार और संघमित्रा मौर्य। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी, रमापति राम त्रिपाठी, इन लोगों का नाम जो है, मतलब यूपी के खासकर आने वाले वो नेता। आप सिद्धांत कह रहे हैं कि आएंगे ही आएंगे, ये वो नाम है जो आशंकाओं के घेरे में है। ये वो नाम है जो आशंकाओं के जिनके घेरे बारे में में ये कहा जा रहा था, एक सेकंड, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि 195 लोगों की जो पहली लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट के बाद ये होता है कि भाई ये नाम में से बहुत अमूल चूल परिवर्तन जो है वो होगा। पहली लिस्ट तो एकदम पक्की लिस्ट होती है, जिसको एकदम 11th आवर पे कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद की लिस्ट पे आप लोग मंत्रणा कर लीजिए। ये नाम नहीं आए, मतलब इन नामों पे खतरा है।
ये कहा जा बिल्कुल। रहा है लॉबीज में, ये तय हो गया। अब मैं केरल वाली बात जो सौरभ करके गए हैं वहां पे वो कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए एक बात वहां पे फ्लोट कर देता हूं। केरल में हर साल अगर विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखें तो वहां पे साल 2021 तक पिछले करीब 7 चुनावों से एक ट्रेंड था कि एक बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां पे सत्ता में रहती थी, एक बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में रहती थी। तो एलडीएफ का अल्टरनेटिव चांस बना रहता था। केरल आप जाएंगे तो केरल की पॉलिटिक्स में आपको एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर मिलता है, वो है आईयूएमएल का, इंडियन मुस्लिम लीग का। आईयूएमएल जिस साल जिधर रहेगा कहा जाता है उसकी सरकार वही बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम विधायक तो होते ही हैं, मुस्लिम वोटर्स भी होते हैं। जिस अब्दुल सलाम को बीजेपी ने उम्मीदवार टिकट दिया है, इनको 2021 में भी मल्लपुरम से टिकट दिया गया था। ये कैलीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इनको मल्लपुरम से विधायकी का टिकट दिया गया था, ये हार गए थे और उसके बाद इनको फिर से इस बार बेट लगाया गया अब्दुल सलाम को कि ये हो सकता है लोकसभा के लिए। तो मतलब कम से कम केरल में अगर आप जाते हैं तो केरल में बीजेपी का कोई से नहीं है, बीजेपी का कोई ग्राउंड नहीं है एज पर इन रिप्रेजेंटेशन। वोट शेयर के रूप में हो सकता है, नेताओं के रूप में हो सकता है, कैंपेन के रूप में हो सकता है, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन के रूप में बात करूं तो वो एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत जीरो पे है, वो जीरो के करीब है, मतलब जीरो भी नहीं कहूंगा। तो वहां पे बीजेपी के लिए खोने को बहुत कुछ है नहीं, जो भी है गेन करने के लिए है। इसलिए उन्होंने अब्दुल सलाम को किया है, क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे एक बार था पिछले साल लगभग केरल में 11-12 दिनों के लिए, तो वहां पे लोगों से मेरी बातचीत हुई। साल 2021 में भी मैं गया था एक बार, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बीजेपी जो है केवल और केवल उस रूल पे काम कर रही है कि एलडीएफ यूडीएफ के जो आपसी झगड़े से जो बच गया हम उसको ग्रिप कर लें किसी तरीके से, तब हम तो इनरोड बना पाएंगे। क्योंकि आप केरल में अगर राज करना चाहते हो तो आपको मुसलमानों की पॉलिटिक्स पे उतरना ही पड़ेगा, आपको ईसाइयों की पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा, आपको वहां की जो लोकल धर्माधारित संगठनों की राजनीति है उस पे उतरना ही पड़ेगा। तो कम से कम इतना मिला जुला के वहां पर इतना बड़ा कंक्रीट सेटअप बन जाता है किसी पार्टी के लिए, आपको काम कहाँ करना है। तो ये एक तरीका है। और बाकी जो जिन लोगों के नाम गायब है लिस्ट से, वो तो मैंने बता ही दिया। और भी कई किस्म की घोषणाएं आ रही हैं। हाँ अभिनव बताइए, क्या हाल चाल है यार? हम लोग इस पे बात कर लिए। आई थिंक जरा एक बार आप सर्च कीजिएगा चूरू से एमएलए एमपी कौन है। राहुल कसवा है क्या? ये अभिनव जी कहीं किसी जगह बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के मुझसे कह रहे हैं कि ये सर्च कीजिए वहां से एक कौन है। गजब है यार आप अभिनव। राहुल कसवा है ना? राहुल अब मैं कासवान। सोच रहा हूँ कि राजस्थान पे बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो 15 लोगों की लिस्ट आई है उसमें एक बहुत बदलाव जो नजर आ रहा है। चूरू की सीट राहुल कसवा का टिकट कटना अपने आप में एक खबर है। खबर इसलिए है कि अच्छा। चूरू से ही राजेंद्र राठौर चुनाव लड़े और वो जो तारानगर की सीट से विधानसभा चुनाव हार गए, तो कहा यह गया कि चूरू के सांसद ने सपोर्ट नहीं किया, जाट वर्सेस राजपूत की पॉलिटिक्स हुई और उस पॉलिटिक्स की वजह से राजेंद्र राठौर जैसा बड़ा नेता चुनाव हार गया। तो जानकारों ने यह भी कहा कि एक राहुल कसवा वसुंधरा राजे कैंप के नेता, उनकी एक मोटी फाइल बना करके राजेंद्र राठौर के यहां से भेजी गई है और उसका परिणाम दिखने को मिल रहा है। चूरू से राहुल कसवा का टिकट कट गया है, देवेंद्र झाझरिया को टिकट मिला है। तो एक बदलाव ये है राजस्थान में। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर हैं, उनको दोबारा टिकट दिया गया है। उनको उनकी सीट थी, उनको मिलनी ही थी। एक ये नया नाम सुमेधानंद सरस्वती जी का दिख रहा है सीकर से, ये भी एक टिकट बदला हुआ है। उदयपुर का भी टिकट कटा है। नागौर की सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार के ज्योति मिर्धा को उतार करके ये क्लियर कर दिया है कि बेनीवाल से, हनुमान बेनीवाल से फिलहाल कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2019 में हनुमान बेनीवाल ही वहां से चुनाव जीत कर आए थे, वहां से वो सांसद थे। इसके अलावा उदयपुर के सांसद का भी टिकट कट गया है। उदयपुर में नया प्रत्याशी मन्नालाल रावत को लाया गया है। ये एसटी सीट है, यहाँ पर आदिवासी सीट को लड़ाया जाता है, आदिवासी प्रत्याशी लड़ता है। कोटा से ओम बिरला लड़ेंगे, झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह रिपीट हो रहे हैं, वसुंधरा राजे के बेटे।
बांसवाड़ा से महेंद्र मालवीय को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। महेंद्र मालवीय एक मजबूत कद्दावर नेता, कांग्रेस के विधायक रहे कुछ दिनों पहले तक, अभी वो जस्ट बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आप देखेंगे तो अगर राजस्थान में बीजेपी की कांग्रेस की कोई बड़ी रैलियां हुई थी ना, तो महेंद्र मालवीय के इलाके में जरूर हुई, चाहे सोनिया गांधी गई, चाहे प्रियंका गांधी गई, चाहे राहुल गांधी गए। एक मजबूत अच्छा। नेता जिसका काडर में पकड़ है, 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करना हो, 1.5 लाख की भीड़ इकट्ठा करना हो, ये महेंद्र मालवीय को बहुत अच्छे से आता है। उनकी रीच है। और एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें बांसवाड़ा से चुनाव लड़वा रही है। बांसवाड़ा की सीट पे मुकाबला दिलचस्प होगा। अगर जो ट्राइबल पार्टी है, अगर उसने अपना कैंडिडेट दिया तो अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से रिपीट किया है, जल शक्ति मंत्री हैं। इस सीट पे भी अगर चुनाव अच्छा होगा, जानकार ये कहते हैं कि अगर अशोक गहलोत खुद दोबारा चुनाव लड़ गए यहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, वैभव गहलोत की जगह अपने अगर बेटे को ना लड़ाकर कांग्रेस उनसे कहे कि आप लड़िए, तो इस सीट पे अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पीपी चौधरी मिनिस्टर है, उनको पाली से रिपीट किया गया। बाड़मेर से कैलाश चौधरी का टिकट रिपीट हुआ है और ये सीट भी बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि लगभग तय है कि कांग्रेस वहां से हेमाराम चौधरी को टिकट देगी। और अगर बीजेपी ने कैलाश चौधरी को उतार दिया, 2 जाट कैंडिडेट हैं, राजस्थान के लोग इशारों में समझेंगे, 2 जाट कैंडिडेट हैं दोनों पार्टियों से। अगर कोई एक राजपूत जो निर्दलीय खड़ा हो गया तो लड़ाई बहुत मजबूत होगी और बहुत ही रोचक और सबसे हॉट सीट हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, माफ कीजिएगा राजस्थान की। यहाँ पे अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। ये अच्छी सीट है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जो अभी अध्यक्ष हैं, उनको रिपीट किया है। ओम बिरला स्वाभाविक था, उनको तो वापस आना ही था। तो ये राजस्थान में 15 नाम ऐलान कर दिए हैं और बाकी 10 पे जो स्थिति उत्तर प्रदेश में 29 लोगों की आपने नाम लिए, वही स्थिति वो 10 लोगों की राजस्थान में। ये लिस्ट देख करके सिद्धांत एक चीज समझ में आ रही है भाई कि ये जिसका था उसको दे दिया, जिसका फंसा है उसका रोक लिया, यही समझ में आ रहा है। जैसे यूपी में पूर्वांचल की कई सारी सीटें, गाजीपुर में नहीं अनाउंस किया, गाजीपुर में नहीं अनाउंस किया। कुछ सीटें ऐसी हैं यूपी में तो जिनको लेकर ये लग रहा था कि ये तो पहली लिस्ट में आ ही जाएंगी। तो पूर्वांचल की कुछ सीटें तो लग भी रहा था कि, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हमेशा लंबे समय तक पूर्वांचल को ही लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि पूर्वांचल में कैंपेन को लेकर, क्योंकि चुनाव हमेशा पिछले 2 बार से ऊपर से लेकर यानी पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी की तरफ हो रहा है। तो बीजेपी पश्चिमी यूपी के ट्रेंड को देखती है, ये सारी पार्टियां पश्चिमी यूपी के ट्रेंड को देखती हैं, फिर पश्चिमी यूपी के पूर्वी यूपी के ट्रेंड में आती हैं, देखती हैं कि किस तरफ चीजें बढ़ रही हैं। तो स्थिति वहां पे आकर अटक रही थी। अगर पूर्वांचल की हम सीटों की बात करें तो कम से कम चंदौली में उन्होंने महेंद्र नाथ पांडे का टिकट कम से कम कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कृपा शंकर सिंह का जौनपुर में टिकट कंफर्म कर दिया है। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव का टिकट कंफर्म कर दिया है। आजमगढ़ की फाइट देखने लायक होगी, क्योंकि आजमगढ़ में उनके सामने सपा के वो उम्मीदवार खड़े होंगे जिनका इंटरव्यू पिछले बार आपने विधानसभा चुनाव में किया था। जो नहीं, उनको नहीं लड़ाएंगे, उनको एमएलसी बनाकर भेजेंगे, लड़ेगा कोई इनके परिवार से ही। वो समायोजन किया गया है। हाँ, वो समय ऐसी चर्चाएं हैं। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सिद्धांत, जो कि लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आज की तारीख में किसी आपने अननोन चेहरे की फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ या गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखी, तो आप ये उसका नाम सर्च कीजिए और खोजिए कि वो किस इलाके से प्रयासरत है और उसका टिकट कंफर्म मान के चलिए। कृपा शंकर सिंह, आपने जो जौनपुर का नाम लिया, अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा था, कोई आदमी नहीं बताता था कृपा शंकर सिंह, कोई धनंजय सिंह का नाम लेता था, कोई वो अभिषेक सिंह का नाम ले रहा था आईएएस और ये। कल कृपा शंकर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, आज लिस्ट आई, चट से नाम छप गया, कल से प्रचार में जुट जाएंगे। तो ये इस पे भी बड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि जब जिस समय तक जेडीयू और राजद का गठबंधन था बिहार में, तब तक ये कहा जा रहा था कि वहां पे धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। जब जदयू में आ गए, जदयू का बीजेपी का साथ गठबंधन हो गया पिछले बीते दिनों, तो ये कहा गया धनंजय सिंह को टिकट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि फिर तो सीट बीजेपी की चलेगी। और आपने अभी एक आखिरी इंटरव्यू किया था अयोध्या में एक सांसद जी का, उनका क्या लग रहा है? अयोध्या में गोंडा में
अयोध्या के बगल में, माफ कीजिएगा, हम लोग हाँ, अयोध्या में हाँ, थे, तो अयोध्या के हाँ, पड़ोस में। अब उसमें यही कहानी है। बृजभूषण जी का इंटरव्यू मैंने किया था, लेकिन बृजभूषण के इंटरव्यू को बृजभूषण का नाम नहीं आया है लिस्ट में, और जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें 163वें नंबर पे गोंडा से तो टिकट कीर्तिवर्धन सिंह को दे दिया गया है, जी, लेकिन कैसरगंज फंसी है। कैसरगंज फंसी हुई है कि कैसरगंज से टिकट दिया नहीं गया है। बीजेपी भी इस पशोपेश में है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाए, टिकट देने के रिपरकशन क्या होंगे, उसके क्या कहते हैं दुष्परिणाम या सुपरिणाम क्या हो सकते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज में, वो इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर से उन्होंने रवि किशन को दोहराया ही है, तो और ये संत कबीर ने बीजेपी बोलिए। क्या दबदबे का दबाव चेक कर रही है, या दबदबा हिला हुआ है? क्या है दबदबे की कहानी इस समय? नहीं, मुझे नहीं लगता है। बीजेपी आएगी सब कुछ अभी तक चेक कर चुकी होगी। बीजेपी अभी सब कुछ चेक कर चुकी होगी। बीजेपी अपने फाइनल फेज में होगी। बीजेपी आखिरी दिनों में अभी बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी लगभग सारी पार्टियां ये करती हैं कि अपनी पहली लिस्ट में, अगर आपको वेलकम मूवी याद होगी, तो वेलकम मूवी में परेश रावल एक रेलिंग से लटका हुआ है और उसका जूता गिर जाता है। अनिल कपूर उससे नीचे चिल्ला के कहता है, क्या बे जूता गिरा के गहराई चेक कर रहा था क्या? कूदना है तो पूरा कूद जा। तो तमाम पार्टियां, खासकर बीजेपी, ये पहले लिस्ट में जूता गिरा के गहराई चेक करते हैं। मैं ये अब तो बीजेपी बांस गाड़ के गहराई चेक करती है, जूता गिराने की जरूरत नहीं उसको। उसके पास तो गहराई चेक कर रहे हैं कि कितना पानी है नीचे। तो कैसरगंज को लेकर लगभग वो तय स्थिति में होंगे। और जो मुझे ग्राउंड पे इनपुट सुनाई दे रहा था, मगर कैसरगंज के टिकट का नाम सामने आ जाता है तो मैं ग्राउंड के इनपुट भी बता दूंगा, जो बृजभूषण शरण सिंह के इंटरव्यू करने के पहले और इंटरव्यू प्रकाशित करने के बाद जो इनपुट्स मुझे सुनने को मिले थे। लेकिन इसमें जी बोलिए। छोटा मैं कर रहा हूँ, माफ कीजिए मुझे उसके लिए। मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई है हमारे स्टूडियो से कि एक टेक्निकल इशू है, हमें थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से माफी लेकर के इस लाइव को रोकना पड़ेगा। आप अपनी बात प्लीज पूरी कर लीजिए। आप अपनी बात प्लीज पूरी कर लीजिए। इस बातचीत को हम यहाँ विराम देंगे। हम अपने दोस्तों के सामने दोबारा उपस्थित होंगे। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ओवर टू निखिल और सिद्धांत, क्योंकि हमको भी उसी बारात में जाना है जिसमें सौरभ जी गए हैं, तो हमारे पास भी आंखें तरेरी जा रही हैं। नहीं, हम लोग इस बातचीत को थोड़ा सा पॉज देते हैं। पॉज के बाद अभी लल्लन टॉप पे इस लिस्ट को लेकर तमाम जो वीडियोस हैं, तमाम जो स्टोरीज हैं, हम वो लेकर आपके बीच में आएंगे। जो नए नाम आए, जो पुराने नाम कटे, जो बड़े नामों पे कंफ्यूजन है, उनको लेकर हम आपके बीच आएंगे तमाम वीडियोस और स्टोरीज के माध्यम से। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।